नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास का इस नए सेशन में पुनः आप लोगों का स्वागत है। हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी कि राजस्थान इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत अपने चल रहे हैं और इसमें हमने सिक्के आरंभ कर दिए थे। सिक्कों की जहाँ तक बात है तो आप लोगों ने देखा था कि सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। तो हम न्यूमिस्मैटिक्स पर चर्चा करते जा रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं अपन एक नए प्रकार के सिक्कों से, जिनसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न अपना निकलकर सामने आता है। और ये सिक्के हैं असल में, याद रखिएगा, गधैया सिक्के। अब देखिएगा, इस नाम से ही बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या मतलब है गधैया सिक्कों से, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है इन सिक्कों के बारे में जानना। असल में 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी, जिसके अंदर भारत पर गुप्तों का शासन था, तो 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान, गुप्त काल के दौरान, जब हूण आक्रमण होने आरंभ हो गए थे, और आप लोग जानते हैं कि हूण असल में विदेशी आक्रमणकारी हैं, तो जब हूण आक्रमण होने यहाँ पर आरंभ हो गए थे, उस दौर में इंडो ससेनियन शैली के सिक्के, या हम कहेंगे ईरानी शैली के सिक्के, जो ताम्र सिक्के थे, कॉपर कॉइन्स थे, वो भारत में प्रचलित हुए थे, राजस्थान के मेवाड़ मारवाड़ वाले हिस्से में। क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर कई प्रकार के चिन्ह असल में अंकित थे, ये जो इंडो ससेनियन शैली के सिक्के हैं, जितनी बार ये सिक्के काम में लिए गए, उतनी बार ही इन सिक्कों को काम में लेने के कारण इनके ऊपर जो अंकित आकृतियां थी, चूंकि वो घिस गई, खराब हो गई, तो आम स्थानीय जनता को लगा कि इनके ऊपर गधे के मुंह जैसी आकृति बनी हुई है, इसीलिए इन सिक्कों को गधैया सिक्कों के नाम से प्रचलित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न आप लोगों के एग्जामिनेशंस में सामने आता है वो ये है कि गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार संपूर्ण राजस्थान में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों का होगा, याद रखिएगा, कुसिंद्रा सिरोही। यानी गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार हमें प्राप्त हो रहा है वो कुसिंद्रा सिरोही से प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात तो ये निकल कर सामने आती है कि साहब जो ये गधैया सिक्के हैं, इन गधैया सिक्कों का आशय क्या है। पहली बात तो ये है असल में इंडो ससेनियन शैली के सिक्के। इस बात को आप लोगों को समझना होगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इनकी प्रचलन की अवधि क्या थी। दूसरी बात ये है कि ये भारत में किस अवधि में प्रचलित हुए थे। देखिएगा, हम एक एक करके तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख रहे हैं। तो ये असल में 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर, ईस्वी का मतलब है ईसा के बाद, शताब्दी ईस्वी के अंदर प्रचलित हुए थे। और इनका जो प्रचलन क्षेत्र था कि ये कहाँ कहाँ पर प्रचलित हुए, तो ये असल में मेवाड़ एवं मारवाड़ के अंदर, याद रखिएगा इस बात को, मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर सिक्के प्रचलित हुए थे। इन सिक्कों को जो गधैया सिक्के कहा गया है, इन सिक्कों को गधैया सिक्का कहने के पीछे का जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारे सामने आती कि इन सिक्कों के ऊपर जो आकृतियां अंकित थी माय डियर, वो आकृतियां असल में बार बार काम में आने से घिस गई और यूं लगने लगा मानो गधे का मुंह हो, इसलिए इनको गधैया सिक्का कहा गया है। तो यदि हम कहें कि जी इनका ये नामकरण क्यों हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सिक्कों पर अंकित आकृतियां, सिक्कों पर अंकित आकृतियां विकृत हो गई थी, और विकृत होने के कारण इनको आम जनता को, एक होता है ना कि हम नाम बिगाड़ देते हैं, लगा कि ये गधे के मुंह जैसे सिक्के हैं, इसीलिए इनको गधैया सिक्का कहा गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहब गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, गधैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमें प्राप्त हो रहा है, याद रखना, कुसिंद्रा सिरोही से। और यही यहाँ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने आता है। कुसिंद्रा सिरोही से हमें सबसे बड़ा भंडार प्राप्त होता है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ स्क्रीन से ताकि आप लोगों को सुविधा रहे इस पूरी चीज़ को लिखने में और समझने में। इसके बाद हम कुछ बातों को और आगे लेकर चलते हैं। देखो, कुछ विशिष्ट प्रकार के सिक्के हमें और प्राप्त होते हैं। कल तक आप लोगों ने देखा था कि मेवाड़ में गोहिल वंश का जो संस्थापक था गोहिल, उसके 2000 रजत और 9 ताम्र सिक्के हमें आगरा से प्राप्त हुए थे।
और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को 115 ग्रेन भार का एक सोने का सिक्का मेवाड़ के गोहिल वंश के ही वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल का प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से मेवाड़ के जो सिसोदिया गोहिल राजवंश है, इसमें एक प्रतापी नरेश आए थे, महाराणा कुंभकर्ण सिंह यानी कि महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का एक बड़ा विशिष्ट सिक्का है जो असल में नाणक कहलाता है। जो नाणक सिक्का है इसका उल्लेख हमें रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी 1439 ईस्वी का ये इंस्क्रिप्शन है, उसमें इस नाणक सिक्के की हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अजयमेरू के अंदर जो चाहमान राजवंश था, तो अजयमेरू के चाहमान राजवंश में जो अजयराज द्वितीय चौहान की पत्नी थी रानी सोमलेखा, उसने सोमलेखा प्रकार की मुद्रा जारी करी थी जो चांदी के सिक्के थे, रजत सिक्के थे, और इन पर अश्वारोही और गजरोही यानी कि सवार जो घुड़सवार हैं और जो हाथी की सवारी कर रहे हैं उनका अंकन है। इसी प्रकार से अजयराज द्वितीय चौहान जो अजयमेरू नगर का संस्थापक भी है, गढ़बीठली जिसको हम पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है विश्व वेबर ने, तो इन अजयमेरू नगर और जो गढ़बीठली या तारागढ़ है इसके जो संस्थापक है, या सोमेश्वर मतलब माफ करिएगा, जो आपके अजयराज द्वितीय चौहान, ठीक है, तो उनकी पत्नी का सिक्का। इसी प्रकार से आप एक बात और देखिएगा कि एक सिक्का बड़ा विशिष्ट हमें और प्राप्त होता है जो वृषभ शैली और अश्वारोही। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे विशिष्ट प्रकार से फोकस करना पड़ेगा कि रानी सोमलेखा के सिक्कों पर क्या किस किस का अंकन है, अश्वारोही और गजारोही, जबकि जो चौहान नरेश अंतिम चौहान नरेश हैं पृथ्वीराज तृतीय चौहान, इनके जो पिताश्री हैं सोमेश्वर चौहान, जिनका बिजुलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का अपने को प्राप्त हुआ है, इनके सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर वृषभ शैली के सिक्के हैं, और मतलब इनके ऊपर वृषभ सांड का भी चित्र बना हुआ है जो नंदी होते हैं महादेव के वाहन, और अश्वारोही सिक्के शैली के सिक्के भी, यानी कि इनके ऊपर अश्वारोही का चित्र भी बना हुआ है। अब एक बड़ी बात है कि चौहान सिक्कों को विंशोपक भी कहा गया है, द्रह्म भी कहा गया है, रूपक भी कहा गया है, और दीनार भी कहा गया है। रूपक चांदी का सिक्का कहलाता है, और याद रखिएगा जो दीनार होता है वो गुप्त काल से ही सोने का सिक्का कहलाता है। अब यहाँ पर फिर एक और बड़ी बात है कि जो चौहान सिक्कों का जो फंड है, जो निधि है, वो किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा चौहान सिक्कों को निखात निधि भी कहा गया। अब इन बातों को मैं एक एक करके आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको समझना और याद करना आसानी से रहे। क्या मतलब है? पहली बात तो निखात निधि क्या है, तो याद रखिएगा निखात निधि का जो मतलब है वो है असल में चाहमान सिक्कों का भंडार। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, चाहमान सिक्कों का जो भंडार है वो कहलाता है निखात निधि। क्लियर? अब आप देखिएगा इनमें एक विशिष्ट प्रकार के सिक्के हैं जिनको कहा गया है सोमलेखा मुद्रा, यानी कि सोमलेखा प्रकार की मुद्राएं। तो प्रश्न उठता है कि भाई ये सोमलेखा कौन है, तो अब इस सोमलेखा के बारे में जान लीजिएगा। सोमलेखा असल में अजयराज द्वितीय चाहमान की महारानी है, या हम कहें अर्णोराज चौहान जो अजयराज द्वितीय चौहान के पुत्र थे और अजयराज द्वितीय चौहान के उत्तराधिकारी भी थे, उनकी मां है। ठीक है, तो अजयराज द्वितीय चौहान की जो महारानी है सोमलेखा, इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, पहली बात तो वो रजत सिक्के हैं, और ये सिक्के कहलाते हैं गजारोही, यानी कि जिसके ऊपर हाथी की सवारी करता हुआ योद्धा है, गजारोही एवं अश्वारोही। याद रखिएगा सोमलेखा जो मुद्रा है ये गजारोही भी कहलाती है और ये अश्वारोही प्रकार की मुद्राएं भी कहलाती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यदि हम बात करें तो एक और विशिष्ट प्रकार के सिक्के हैं जो कि सोमेश्वर चौहान के हैं। सोमेश्वर चौहान याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर चौहान असल में कर्पूरी देवी के पति हैं और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता हैं। अंतिम चाहमान नरेश हैं पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जिनकी प्रेमिका और पत्नी थी संयोगिता। ठीक है सर,
तो सोमेश्वर चौहान, जिनका मैं बतला दूंगा, अभी काफी महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएगा। बिजोलिया प्रशस्ति का जो संबंध है वो सोमेश्वर चौहान के साथ ही निकलता है। और सोमेश्वर चौहान के द्वारा जो सिक्के प्रचलित किए गए वो भी चांदी के सिक्के हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सोमलेखा से थोड़ा सा अलग है कि अश्वारोही तो है, लेकिन गजारोही के स्थान पर वहां वृषभ शैली की मुद्रा है। वृषभ सांड को कहा गया है और महादेव का वाहन है वृषभ या सांड या नंदी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो अजयमेरू के जो चौहान नरेश थे वो शिव उपासक भी थे। ठीक है, तो आप देखिएगा सोमेश्वर चौहान के जो सिक्के हैं वो है, एक तो वृषभ शैली के सिक्के, वृषभ शैली के सिक्के, और दूसरा इनका आता है अश्वारोही। क्लियर है? अब फिर मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं, अजिरस द्वितीय चौहान, जिनका जो शासन काल है वो चौहान साम्राज्य का निर्माण काल भी कहलाता है। और आपने 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर की भी स्थापना करी और उसे अछत्रपुर नागौर के पश्चात अपनी स्थायी राजधानी बनाया। और दूसरी बात, आपने बीठली पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया था जिसे अजमेरू दुर्ग या तारागढ़, क्योंकि मेवाड़ महाराणा कुंभा के जो पौत्र थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर उसका नामकरण तारागढ़ कर दिया था। ठीक है जी, तो ये इनकी महारानी थी सोमेश्वर, मतलब जो सोमलेखा थी। इनके सिक्के हैं गजारोही और अश्वारोही, जबकि जो अजमेरू नरेश सोमेश्वर चौहान, इनके सिक्के हैं, याद रखिएगा, वृषभ शैली और अश्वारोही शैली प्रकार के सिक्के। निखात निधि कहा गया चौहान सिक्कों को, लेकिन चौहान सिक्कों को विंशोपक भी कहा गया, द्रह्म भी कहा गया, रूपक भी कहा गया और दिनार भी कहा गया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे। एक एक करके आप इस सारी बात को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं और अपनी बात को लेता हूं। तो जो हमने कहा कि चाहमान सिक्कों की जब आपके सामने बात चल रही है, ठीक है, देखिएगा, चाहमान सिक्के, तो चाहमान, या असल में आपके मन में ये बात आ सकती है कि मैं बार बार चाहमान क्यों बोल रहा हूं। असल में चाहमान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है च, ह, म और न। तो यदि मैं इनको चौहान बोलूंगा तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि फिर म शब्द कहां से आप निकालोगे। तो म को आप असल में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। च का मतलब है असल में चाप, ह का मतलब है असल में, याद रखना, हरी, म का मतलब है मान, और न का मतलब है, याद रखिएगा, न। तो चाहमान इसलिए इनको कहा गया। चौहान इनका अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चाहमान जो सिक्के हैं वो कई प्रकार के हैं, इनमें विंशोपक भी है, रूपक भी है और द्रह्म भी है। ठीक है, अब फिर मैं आपको, द्रह्म भी है और दिनार भी है, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। तो विंशोपक हो गया आपका, रूपक हो गया, दिनार। अब मैं यदि दिनार के बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली बतलाऊं तो याद रखना, दिनार असल में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी कहलाती हैं जो दिनार है। हट जाता हूं मैं, एक एक करके आप लोग आराम से इस चीज को देख लीजिए और समझ लीजिए। तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं, इनको दिनार कहा गया। लेकिन रूपक की जहां तक बात है तो रूपक के बारे में भी देख लीजिएगा, ये गुप्तकालीन रजत सिक्के हैं। दीज आर सिल्वर कॉइन्स। रूपक से ही शब्द बना है, याद रखना, रुपया या कलदार जो शब्द आपके सामने आता है। तो चाहमान सिक्कों को विंशोपक भी कहा गया, रूपक भी कहा गया, द्रह्म भी कहा गया, दिनार भी कहा जाता है। और अजयराज द्वितीय चौहान की जहां तक बात है तो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि अजयराज द्वितीय चौहान, बार बार बहुत विस्तार से दे रहा हूं, चाहमान साम्राज्य का निर्माण काल भी कहलाता है। अजयराज द्वितीय चौहान जो सोमलेखा की महारानी के पति हैं
और जो तारागढ़ के निर्माता हैं, जो अजयमेरू दुर्ग है और अजयमेरू नगर की भी संस्थापक हैं। ठीक साहब। और जो दूसरे प्रकार के सिक्के आपने देखे थे, सोमेश्वर चौहान के जो सिक्के हैं, वृषभ शैली के और अश्वारोही शैली के। सोमेश्वर चौहान जिनका सीधा संबंध बिजोलिया प्रशस्ति से जुड़ता है। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के सिक्के हैं। इसी संदर्भ में एक सिक्का और हमारे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन अब देख लीजिएगा, नाणक। नाणक सिक्कों का जो संबंध है, पहली बात तो ये महाराणा कुंभा से है। दूसरी बात, ये असल में सिल्वर कॉइन है। नाणक सिक्का महाराणा कुंभा के काल का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, और इसका संबंध नाणक सिक्का जी का जो उल्लेख आपको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कौन से अभिलेख से? रणकपुर प्रशस्ति से। रणकपुर प्रशस्ति जो कि असल में 1439 ईस्वी की है। देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो रणकपुर प्रशस्ति का संबंध जो निकल कर आता है अपने सामने, वो आता है 1439 ईस्वी का। और रणकपुर प्रशस्ति में जिस एक रजत सिक्के का उल्लेख महाराणा कुंभा के संदर्भ में हमें मिलता है वो है नाणक सिक्का। ये कुछ रियासती काल के कुछ मैंने सिक्कों की जानकारी आपके सामने दी है। गधैया सिक्कों की आपने जानकारी दी, गुहिल के सिक्कों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी, बप्पा रावल के बारे में आपने सिक्कों की जानकारी प्राप्त करी। अब मैं पुरातत्व महत्व के विभिन्न सिक्के हैं उनकी जानकारी आपके सामने बिना वक्त गंवाए ले रहा हूँ। अर्थात पुरातात्विक महत्व, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाले जो कॉइन्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से जो हमें सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, ये सिक्के कहलाते हैं पुरातात्विक महत्व के या उत्खनित सिक्के। ठीक है, इनमें आहार से सबसे पहले हमें 6 सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनमें 1 चौकोर और 5 गोल हैं। क्लियर? इन्हें देख लीजिएगा। आई थिंक हट जाता हूँ, यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए, अब तो एक विशेष चार्ट के रूप में अब हम चीजों को लेंगे। 6 प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ से? आहड़, उदयपुर से। याद रखना, 6 प्रकार के सिक्के आपको आहड़, उदयपुर से प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो सिक्के हैं, पहली बात तो ये ताम्र मुद्राएं हैं, और ताम्र में भी कौन सी मुद्राएं हैं? आहत मुद्राएं हैं। ताम्र आहत मुद्राएं हैं। और इन सिक्कों में एक तो है चौकोर, एक, और 5 हैं असल में गोल। इन 6 ताम्र आहत मुद्राओं में से एक मुद्रा है चौकोर और 5 मुद्राएं हैं गोल मुद्राएं। इन 6 ताम्र मुद्राओं के अलावा कुछ और भी सिक्के आहट से प्राप्त हुए हैं, जिनमें इंडो ग्रीक मुद्राएं भी आपको प्राप्त होती हैं, जिन पर त, ती, यू कई प्रकार के लेख आपके सामने उत्कीर्ण है। पॉलितस भी है, विरहमविस भी है, महाराजा त्रितर्स भी है। अब ये जितने भी हैं, ये सब के सब असल में ग्रीक स्क्रिप्ट हैं, यूनानी लिपियां हैं, मतलब लेख हैं। देखिएगा, तो आपको 6 तो आपको ताम्र मुद्राएं आहट से प्राप्त हो रही है, ताम्र आहत मुद्राएं। लेकिन इनके अलावा कुछ आपको, इन 6 सिक्कों के अलावा कुछ सिक्के हमें इंडो ग्रीक शैली के, इंडो ग्रीक जिसको हम कहते हैं हिंद यवन, ठीक है जी, इंडो ग्रीक का मतलब हमारा निकल कर आता है हिंद यवन सिक्के भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ये इंडो ग्रीक क्या बला है? देखो, इंडो ग्रीक का मतलब है, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर जब अपने गृह राज्य की तरफ वापस लौटा, तो वो कुछ अपने कमांडर इन चीफ या जनरल्स को यहाँ अपॉइंट करके चला गया था। उन्होंने इंडियन टेरिटरी पर एज अ ग्रीक गवर्नर्स के रूप में रूल किया, शासन किया। कालांतर में इन यवन सेनापतियों या गवर्नर्स या कमांडर इन चीफ्स के द्वारा भारतीयों के साथ विवाह कर लिए गए, उनके साथ संतानें उत्पन्न की गई, और फिर कालांतर में उन्होंने जो यहाँ राज्य स्थापित किया, क्योंकि राज्य तो भारतीय था, हिंद था, ठीक है, इंडियन था, लेकिन राजा जो थे वो यूनानी थे, वो ग्रीक थे, इसीलिए इनको इंडो ग्रीक स्टेट्स या हिंद यवन भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो 6 ताम्र आहत मुद्राएं प्राप्त हो रही, जिनमें 1 चौकोर है, 5 गोल हैं, इनके अलावा कुछ सिक्के अपने को हिंद यवन भी प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये जो हिंद यवन सिक्के प्राप्त हुए, इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए, इनमें एक सिक्का बेहद महत्वपूर्ण है, जो असल में है 2353 है। इस सिक्के की जो संख्या स्पेशली डिस्टिंग्विश की गई है,
वो है 2353A। अब इस 2353A सिक्के की का जो वर्णन है, इसके ऊपर कौन कौन से लेख हैं, किस प्रकार की आकृतियां हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 2353A संख्या वाला जो इंडो ग्रीक मुद्रा है, इस पर यूनानी देवता, याद रखना, यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। अब ये यूनानी देवता अपोलो का जो चित्र, एक तरफ तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ एक तरफ तो ये लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो ये तो चित्र है और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है लेख है वो है महाराजा त्रितर्स, याद रखना। तो महाराजा त्रितर्स तो है लेख और ये है चित्र। ये जो चित्र आपको प्राप्त हुआ है ये असल में सीधा खड़ा अपोलो का चित्र है, जिसने दोनों हाथों में तीर कमान लिए हुए हैं, याद रखना। तो दोनों हाथों में इसने तीर लिए हुए हैं, क्लियर, तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। और दूसरी तरफ जो लेख उत्कीर्ण है इसी 2353A संख्या के सिक्के पर, जो इंडो ग्रीक कॉइन है, जो 6 ताम्र मुद्राओं के अलावा आहट उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। इन 6 ताम्र मुद्राओं में एक चौकोर है, 5 गोल मुद्राएं हैं। तो जो 2353A जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, इसके एक तरफ सीधा खड़ा यूनानी अपोलो देवता का चित्र है जो दोनों हाथों में तीर लिए हुए है और दूसरी तरफ महाराजा त्रितर्स का लेख उत्कीर्ण आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। 6 ये सिक्कों की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा एक मुद्रा संख्या और याद रखना यहीं से, वो भी इंडो ग्रीक मुद्रा ही है, 1834, याद रखना। 1834 जो है इस पर एक लेख अंकित है, वो है विरहम विस। अब मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इतनी डीप जो इंफॉर्मेशंस हैं और इतना एनालिटिकल अप्रोच के साथ बहुत मुश्किल है। तो 1834 यानी 1834 जो सिक्का संख्या इस पर जो लेख उत्कीर्ण है वो है विरहम विस। ठीक है सर। 6 सिक्कों के अलावा आपको प्राप्त होती है 36 मुद्राएं। कहाँ से? बैराट से। हम लोग देख चुके हैं कि बैराट असल में मत्स्य प्रदेश की राजधानी कहलाता है। बैराट को आपने विराटनगर के नाम से भी पुकारा है, ठीक है, और ये जयपुर से प्राप्त हुआ है। तो जो 36 मुद्राएं बैराट से प्राप्त हुई हैं, इनकी एक बड़ी बात क्या है कि ये सूती वस्त्र में लिपटी, ये 36 मुद्राएं सूती वस्त्र में लिपटी और कहाँ रखी हुई है, याद रखना, ये मुद्राएं किसी मृद भांड में यानी कि मिट्टी के घड़े में रखी हुई हैं। क्लियर। एक बात तो ये हो गई। इन सिक्कों का जो 36 मुद्रा आपको प्राप्त हो रही है, इनका एक विशेष प्रकार का कैलकुलेशन है, गणित है। इनमें 8 तो हैं चांदी की आहत मुद्राएं, 8 तो हैं चांदी की आहत मुद्राएं। शेष कितनी बची? 28। और 28 हैं इंडो ग्रीक मुद्राएं। तो 8 चांदी के आहत मुद्राएं हो गई, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हो गई। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी हमें 16 सिक्के प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनेंडर की प्राप्त हुई हैं। 16 मुद्राएं। तो एक स्थान 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से, तो एक स्थान पर 16 मुद्राओं का प्राप्त होना हमें ये जानकारी प्रदान करता है, ये स्पष्ट उल्लेख करता है कि निश्चित तौर पर किसी जमाने में बैराट, जयपुर के पास का जो प्रदेश है बैराट या विराटनगर, जो किसी जमाने में मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है, पर कालांतर में इंडो ग्रीक राजवंश का स्पष्ट सत्ता का केंद्र था। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक जो राजा था मिनेंडर, उसका भी यहाँ पर सत्ता रही होगी। ये बैराट वही स्थल है, ये बात भी याद रखना, ये बैराट वही स्थल है जहाँ पर प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के मध्य में फिलोसॉफिकल डिस्कशन या दार्शनिक वार्तालाप हुआ था, जिसकी जानकारी
जो नागसेन है बौद्ध आचार्य, उन्होंने अपनी पुस्तक मिलिंद पन्हों में बहुत स्पष्ट तौर पर प्रदान की है। तो ये 36 मुद्राएं आपके सामने हो गई हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक के पहले मैटर को आप लोग आराम से देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें 105 जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती है रंगमहल से। देख लीजिए 105 मुद्राएं रंगमहल। रंगमहल असल में हमें प्राप्त होता है हनुमान गढ़ से। बैराठ हमें जयपुर से प्राप्त होता है। ये जो 105 जो रंगमहल से मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, ये सभी मुद्राएं याद रखना कुषाण वंश की हैं। और इन कुषाण वंश की मुद्राओं को ये बात भी याद रखना, जिस नाम से पुकारा गया है वो नाम है असल में मुरुंड। इस बात को समझिएगा, ये मुरुंड प्रकार की कुषाण वंश की मुद्राएं हैं। इनमें से एक सिक्का सबसे प्रसिद्ध कुषाण नरेश कनिष्क से संबंधित है। और इन सिक्कों पर जो 105 सिक्के रंगमहल हनुमानगढ़ से आपको प्राप्त हुए हैं, ताम्र मुद्राएं हैं, कुषाण वंश की हैं। इन पर नानाइया और ओडोवायु नामक लेख उत्कीर्ण है। तो ये कुषाण वंश की मुद्राएं जो मुरुंड कहलाती हैं, इनमें एक सिक्का सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कनिष्क का है। आप आई थिंक यहां तक की बात आपने समझ ली। और इन 105 रंगमहल की मुद्राओं पर जो लेख आपको प्राप्त हो रहा है वो लेख है ओडोवायु एवं नानाइया। याद रखिएगा, ओडोवायु एवं नानाइया नामक लेख अंकित 105 रंगमहल की मुद्राओं पर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोगों ने समझ ली है। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक इम्पोर्टेंट ये पूरा चार्ट है जो कि आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की जो कॉइन्स हैं, जो एक्सकवेशन या खुदाई से प्राप्त हो, उनकी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपने देख लिया है। इन 105 मुद्रा होगी। इसके बाद आपको सिक्का संख्या मिलती है 1803। ये जो 1803 मुद्राएं आपको प्राप्त हो रही हैं, ये प्राप्त हो रही हैं आपको नगला छेल, जो बयाना भरतपुर से प्राप्त स्थल है। नगला छेल। पहली बात तो ये जो 1803 मुद्रा प्राप्त हो रही हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब आप आइडिया लगा लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये गुप्तकालीन है। हमने पहले देखा था कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से भी पुकारा गया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से पुकारा गया। और अभी आपने पिछले इसी स्लाइड में देखा कि गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रूपक भी कहा जाता है, और यही रूपक आगे जाके आपको रुपया के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो देखिएगा। संपूर्ण भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण भारत में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार हमें कहां से मिला है? याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में बयाना, भरतपुर, नगलाछेल से 1803 स्वर्ण मुद्राएं आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद जो सिक्का संख्या हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2744 सिक्का संख्या, जो सीकर के एक स्थल, सीकर जो जिला है राजस्थान में, उसके एक स्थल गुरारा से, गांव से प्राप्त हो रहे हैं। और इनकी खास बात क्या है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता है शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का, याद रखना, सबसे बड़ा भंडार। ये है 2744 जो सिक्का संख्या। लेकिन यहां पर फिर एक विशिष्ट बात है
इन 2744 सिक्कों में 61 सिक्के इस प्रकार के हैं जिनके एक तरफ 2 पुरुष आकृतियां हैं और दूसरी तरफ एक स्त्री आकृति है। कुल मिलाकर 3 इंसानी आकृतियां हैं कुल 61 सिक्कों पर, जो गुरारा सीकर के 2744 सिक्कों में से विशिष्ट प्रकार के 61 कॉइन्स हैं। चूंकि इन पर 3 इंसानी आकृतियां हैं, 2 पुरुष और एक स्त्री आकृति, इसीलिए इन्हें 3 मैन टाइप्स कॉइन्स भी पुकारते हैं। तो इन 2744 सिक्कों में से 61 सिक्के जो हैं वो कहलाते हैं, याद रखना, 3 मैन टाइप्स कॉइन्स। क्यों बोला गया है? क्योंकि इन सिक्कों के एक तरफ तो हैं, याद रखिएगा, 2 पुरुष आकृतियां और एक तरफ है एक स्त्री आकृति। एक तरफ 2 पुरुष आकृति और एक तरफ एक स्त्री, कुल 3 इंसानी आकृतियां हैं, इसीलिए इनको 3 मैन टाइप्स कॉइन्स भी कहा जाता है। अगली जो सिक्का संख्या है वो है अपने सामने 3075 सिक्के। बड़ा महत्वपूर्ण है। 3075 जो सिक्के हैं वो रेड टोंक से प्राप्त होते हैं। ये मालव जनपद के भी कुछ सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए जिनका वजन 57 ग्राम भार है। और इनकी जो विशेषता है वो है राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार। शेखावाटी में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार हमें 2744 सिक्कों के रूप में गुरारा सीकर से प्राप्त हुआ है। लेकिन राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में, शेखावाटी तो राजस्थान का एक हिस्सा है, चूरू, सीकर और झुंझुनू का। राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार यहीं से 3075 सिक्के जो रेड टोंक से प्राप्त हो रहे हैं, जिनका वजन है 57 ग्राम। अब इनमें 5 तो हैं चौकोर और एक है गोल, जिन पर मित्र और सेनापति बचघोष नामक लेख उत्कीर्ण हैं। और इन 3075 जो ये चांदी की आहत मुद्राएं हैं, इनके अलावा 300 मालव जनपद के भी सिक्के हमें यहीं रेड टोंक से प्राप्त हो रहे हैं। रेड, जिसे राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी जाना जाता है। आइएगा, देखिएगा एक एक करके विशेषताएं। तो 3075 जो सिक्के प्राप्त हो रहे हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं रेड टोंक से। अब रेड जो है, याद रखना, ये मालव जनपद का केंद्र रहा है, एक बात तो। नगर के साथ साथ रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी पुकारा जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये 3075 सिक्के रेड टोंक से प्राप्त हो रहे हैं। इनकी एक खास बात तो है, राजस्थान में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार। राजस्थान में याद रखिएगा, चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार, जबकि शेखावाटी में चांदी की आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार, आप ऊपर देख रहे हैं, गुरारा सीकर से प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ा भंडार हो गया। दूसरी बात, इनका जो वजन है इन 3075 सिक्कों का, ये आपको प्राप्त हो रहा है 57 ग्राम भार। इसी रेड टोंक से आपको 6 ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हो रही। 6 ताम्र मतलब सेनापति मुद्राएं। समझा रहा हूं मैं क्या मतलब है सेनापति मुद्राओं का? इन 6 सेनापति मुद्राओं में 5 तो है चौकोर प्लस एक है गोल, जो आहड़ से जो 6 ताम्र मुद्राएं, 6 ताम्र आहत मुद्रा प्राप्त हुई है, उनसे थोड़ा सा अलग आकार है। वहां पर एक तो था चौकोर, यहाँ 5 चौकोर है, वहां पर 5 गोल थे, यहाँ पर 1 गोल है। असल में सेनापति जो मुद्राएं, इसका मतलब क्या है? सेनापति मुद्राओं का मतलब है मालव जनपद के सिक्के, क्योंकि मालव जनपद में प्रबल योद्धा, सबसे प्रधान योद्धा, सबसे शक्तिशाली योद्धा ही शासक के रूप में कार्य करता था। तो जनरली जो सेनापति, जो सबसे प्रख्यात योद्धा होता था, उनके द्वारा मालव जनपद रूल किया गया है। क्लियर है? तो 6 सेनापति मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर लेख जो प्राप्त हो रहे हैं आपको, वो एक तरफ तो मतलब मित्र और सेनापति बचघोष। हट जाता हूं मैं, पूरी बात को ठीक से देख लीजिए, यहां तक की बात को समझ लीजिए, फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक की पूरी बात को आप लोग
आराम से देख लीजिए। रेड टोंक से ही आपको, चलिए मैं अगली स्लाइड पे लेता हूँ, से आपको यहाँ पर लगभग 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। 300 मालव जनपद के सिक्के। अब जो ये 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, वही राजस्थान के प्राचीन टाटानगर रेड से, जहां से 6 सेनापति मुद्राएं, 3075 जो चांदी की आहत मुद्राओं का संपूर्ण राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार है, वो भी आपको प्राप्त हो रहा है, जिनके कुल वजन आपको 57 ग्रेन भार प्राप्त हुए हैं। अच्छा, मालव जनपद की जो राजधानी थी, मालव जनपद बेसिकली राजस्थान में टोंक में स्थापित हुआ था प्राचीन काल में, वो था नगर। इस नगर से 6000, रेड को तो आपने राजस्थान का प्राचीन टाटानगर पुकारा, अब 6000 आपको ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। कहां से? नगर टोंक से। ये मालव जनपद कालीन सिक्के हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन 6000 ताम्र मुद्राओं का जो विशेषता है वो ये संपूर्ण भारतीय इतिहास के ये सबसे छोटे और सबसे हल्के, सबसे कम वजन के ताम्र सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है, जिन पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद के 40 सरदारों के नाम अंकित हैं। तो इनकी एक बड़ी बात तो क्या हुई कि ये ताम्र मुद्राएं हैं। दूसरी बात, सबसे छोटे आकार के, सबसे छोटे एवं सबसे हल्के, कम वजन वाले, सबसे हल्के, ताम्र सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। ताम्र सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको प्राप्त हो रहा है कहां? नगर टोंक से। ये बात भी हो गई, ताम्र मुद्राएं हैं। इसके अलावा हाँ, इस पर इन 6000 सिक्कों पर 40 मालव जनपद सरदारों, 40 मालव जनपद सरदारों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यह भी अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट तथ्य है। 40 ब्राह्मी लिपि में 40 मालव जनपद के सिक्कों मतलब सरदारों के नाम आपको प्राप्त होते हैं। तो एक बार रिकैप कर लीजिए। सबसे प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। गदैया सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कुशिंद्रा सिरोही से प्राप्त हो रहा है। गदैया सिक्के जो इंडो ससेनियन शैली के सिक्के हैं और ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में मेवाड़ मारवाड़ में प्रचलित थे। सबसे प्राचीन जो सिक्के हमें प्राप्त हो रहे हैं किसी भी क्षत्रिय नरेश के, वो गोहिल वंश के संस्थापक गोहिल के हैं, जिनके 2000 चांदी के सिक्के और 9 ताम्र सिक्के आपको आगरा से प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण राजस्थान में किसी भी राजपूत नरेश का सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का हमें 115 ग्रेन भार का अजमेर से गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को प्राप्त हुआ, जिसका संबंध बप्पा रावल से मिलता है। महाराणा कुंभा का जो सिक्का आपको प्राप्त होता है वो नाणक कहलाता है। ठीक है। निखात निधि असल में अजय मेरू के चाहमान सिक्कों का पूरा एक भंडार है, जिनमें अजयराज द्वितीय चौहान की महारानी सोमलेखा के द्वारा गजारोही और अश्वारोही शैली के सिक्के प्रचलित किए गए और सोमेश्वर चौहान के द्वारा वृषभ शैली और अश्वारोही शैली के सिक्के प्रचलित किए गए थे। 6 सिक्के आपने आहट से देखे, 36 सिक्के आपने बैराट से देखे, इसके अलावा आपने 105 सिक्के रंगमहल से देखे, 1803 सिक्के आपने नगलाछेर से देखे, 2744 सिक्के आपने गरारा सीकर से देखे, 3075 सिक्के आपने रेड टोंक से देखे और 6000 सिक्के आपने नगर टोंक से देखे। इनमें शेखावाटी में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार गुरारा सीकर से प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार हमको रेड टोंक से प्राप्त हो रहा है। 16 मिनेंडर के सिक्के आपको बैराट से प्राप्त हो रहे हैं। एक कनिष्क का सिक्का आपको याद रखिएगा रेड से प्राप्त हो रहा है। तो ये इस सेशन में इस जो पुरातात्विक महत्व के सिक्के थे ये मैंने पूरा कर दिया है।
नेक्स्ट सेशन जो होगा, सिक्कों का लास्ट सेशन होगा, वो उनमें हम रियासतें जितने भी सिक्के हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये अमूमन पूरा ही करेंगे। उसके बाद फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण सेशन आएगा हिस्टोरिकल सोर्सेज का, जो है असल में इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों से संबंधित। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक इस क्लास को देखिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, लाइक करिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स अवश्य करिएगा, ताकि मुझे भी ये जानकारी मिलती रहे कि ये प्रयास आपके लिए कितना यूजफुल है। थैंक यू।